हैव अ वेरी चार्मिंग एंड एन्जॉयफुल डे टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 11 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश को सबसे अधिक डॉलर प्रेषण प्राप्त हुए, यानी कौन से देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज मिले। तो इसका सही जवाब है भारत। देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत को विश्व में सर्वाधिक 79 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर चीन को 67 अरब डॉलर और तीसरी पोजीशन ली है मैक्सिको ने। बहुत सारे लर्नर्स ने इसका जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिल से थैंक्स उन सभी लर्नर्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी फ्रेंड्स को जो चैनल डेली व्यू करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं। डेफिनेटली आपका बेनिफिट है, लेकिन मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है आपका व्यू, और साथ साथ आप जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए आज डिस्कस करेंगे कुछ बच्चों के कमेंट्स, कुछ के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो वही चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी। 2 मिनट लूँगी बस। पहले देख लेते हैं पूरा। देखिए, डॉलर प्रेषण जो रेमिटेंसेज होते हैं, यह विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवार को भेजी जाने वाली धनराशि होती है। बेसिकली रेमिटेंसेज जो होते हैं वो यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, और यूनिलेटरल पेमेंट्स में आपको ऐसे बता सकती हूँ कि देखिए, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता हो कि नेशनल इनकम में फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? जब भी आप कोई सर्विस करते हैं एज अ फैक्टर, और एज अ फैक्टर में सिर्फ 4 ही फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जैसे ही आप इन सब में से कोई ना कोई फैक्टर बन के काम करते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस लेते हैं, सॉरी देते ही हैं, सर्विस देते हैं, तो वहाँ पर उस सर्विस के बदले में आपको पेमेंट हो जाती है। तो जैसे ही आप एज अ फैक्टर सर्विस करते हैं, वैसे ही फैक्टर पेमेंट मिल जाती है इन ल्यू ऑफ दैट। तो जो फैक्टर सर्विस हुई उसी के बदले फैक्टर पेमेंट हुई, तो एक 2 साइडेड वर्क हो गया। तो 2 साइडेड वर्क ही आपका एक्चुअली फैक्टर पेमेंट्स होती है, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। जबकि यूनिलेटरल पेमेंट्स में सिर्फ एक तरफ काम होता है, यानी कि आप बिना कोई सर्विस करे भी आपको पेमेंट मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेमिटेंस में क्या हो रहा है कि आप ही के फैमिली से, सपोज आप इंडिया में हैं, आपकी फैमिली से कोई पर्सन विदेश में काम करता है और वहाँ से वो काम कर रहा है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे वो आपको एज अ गिफ्ट, एज अ जैसे जनरली गिफ्ट ही कह सकते हैं इसको, आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन आपने तो कोई काम नहीं किया ना, तो आपके लिए वो रेमिटेंस जो है वो यूनिलेटरल पेमेंट हो गया, जो कि बेसिकली डायरेक्टली आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती। तो आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि रेमिटेंस क्या होता है, और यहाँ पे पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमाउंट शायद ना एग्जाम में आए, लेकिन आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। और इंडिया फर्स्ट, सेकंड चाइना एंड थर्ड मैक्सिको। अच्छा, बात कर लेते हैं पहले कुछ कमेंट्स के बारे में। देखिए, अमरजीत जी ने क्वेश्चन किया है कि लोअर पीसीएस के फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं। देखिए सर, यहाँ पर करंट अफेयर्स चलता है, लोअर पीसीएस के फॉर्म के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप एम विद राकेश चैनल के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो राकेश सर डायरेक्टली और डेली बेसिस पर लोअर पीसीएस एनटीपीसी के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप वहाँ पर ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको एक के साथ 4 जानकारी और मिलेगी। तो बेटर है कि आप वहाँ पर वो सर से आप पूछ लीजिए, और आपको वहाँ से बिल्कुल रेलिवेंट जो है इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, मैंने पहले ही सभी लर्नर्स को थैंक्स बोल दिया है, और अगर आपको फिर भी कुछ बात गलत लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक सुमित शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट्स के बारे में मैं सेशन बनाऊँ एक, सभी अमेंडमेंट्स को एक साथ लेकर। तो देखिए, अगर आप एम विद राकेश चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पॉलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अलग से जो आपका अगर मैं सेशन बनाती हूँ तो वो अभी इतना यूज़फुल नहीं होगा। मेरी आपको सिर्फ इतना सा मैं सजेशन ही देना चाहूँगी आपको सर, सुमित सर, कि आप है ना एक बार प्लीज़ एम विद राकेश चैनल के पॉलिटी वीडियोस देखिए। वहाँ पर राकेश सर ने बहुत अच्छे से सारे अमेंडमेंट्स, एक में तो नहीं मिलेंगे आपको, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 वीडियोज़ अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे, और आप उसे एक जगह नोट करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, आपने जो कहा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा टाइमली निकाल सकूँ चीज़ों को, और अमेंडमेंट्स में लाने की कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो सेशन में मैं सारे अमेंडमेंट करवा दूँ। तो सर डिले हो रहा है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। अच्छा, एक सोनिया शहरावत जी ने जो कल हमने एमएचआरडी की रैंक्स करी थी उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न वे बता रही हैं। तो देखो, मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूँगी एक चीज़ आपको।
जो कल हमने रैंक्स बताई थी वो बिल्कुल सही थी, बस थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर नीचे हो गया। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ जिन जिन को भी डाउट्स है। देखिए एमएचआरडी ने 2018 के जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर 9 फील्ड्स में जो रैंकिंग दी है, वो मैं पहले 9 फील्ड्स ही बता देती हूँ आपको कौन कौन से फील्ड हैं। देखिए एक तो ओवरऑल फील्ड उन्होंने दिया है रैंकिंग के लिए, एक इंजीनियरिंग, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, एक बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उन्होंने निकलवाया है, इसके अलावा बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट फार्मेसी फील्ड, बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट और बेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट। इनमें से मैंने कुछ कल बता दिए थे, जिसमें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन ली गई है आईआईटी मद्रास द्वारा, उसके बाद सेकंड पोजीशन ली गई है आईआईटी बॉम्बे और थर्ड ली गई है आईआईटी दिल्ली। वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि सेकंड पोजीशन मैंने शायद दिल्ली बता दिया और थर्ड बॉम्बे बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर ये चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट ले लेता है, देन आईआईटी मद्रास सेकंड एंड आईआईटी बॉम्बे थर्ड। इसी तरीके से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आईआईएम अहमदाबाद, देन बेंगलुरु, देन कैलकाटा। तो फर्स्ट पोजीशन आपको यहाँ से सारी पता होनी चाहिए। जैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात अगर हम करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो गया है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से फील्ड में एमएचआरडी ने रैंकिंग करी है, दूसरा आपको हर एक फील्ड की बस फर्स्ट पोजीशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए और ओवरऑल रैंकिंग की पता होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है गूगल तो है ही, मेरे से तो बेटर ही बताएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन यूज़ गूगल। चलिए बढ़ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज के सेशन का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपना सीआरपीएफ दल को हटाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। डेली की तरह मैं वही कहना चाहूँगी आप लोगों से, आपको इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आज भी कोई शिकायत रह जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का पूरा यूज़ कीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। देखिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अगर बात करें तो इंडिया में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को फर्स्ट आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो क्यों मिला है और किसने दिया है, तो देखिए एनजीटी द्वारा ये सर्टिफिकेशन हुआ है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। देखिए क्यों दिया गया है ये, तो स्वच्छता और हरे वातावरण में यात्री सुविधा प्रदान करने के लिए यह प्रमाण जो है वो दिया गया है, यह प्रमाण प्राप्त इनको हुआ है। अच्छा बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि मतलब जो हरियाली है उसका बहुत स्पेशल ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी यात्राएं यहाँ से जा रही हैं मतलब फॉरवर्डेड हो रही हैं, उनमें वो सभी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को बेसिकली एक ट्रेन फैसिलिटी में होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यानी जितने भी नॉर्म्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके रिगार्डिंग हैं वो सब यहाँ पर पूरे होते हुए दिखते हैं, इसीलिए ये जो सर्टिफिकेशन है वो इसको मिला है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गॉट द फर्स्ट सर्टिफिकेशन ऑफ आईएसओ बाय एनजीटी। अच्छा इसके अलावा देखिए गुवाहाटी असम में पड़ता है। असम की कैपिटल दिसपुर। तो दिसपुर असम मतलब असम से आपको क्या बताना है, आपको बताना लोकसभा सीटें कितनी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर सेशन के अंदर कोई ना कोई एक स्टेट जो हमारी आ जाती है जिसका जिक्र हो जाता है उसकी लोकसभा सीटों के बारे में हम जिक्र कर लें। तो यहाँ से अगर आप राज्यसभा और विधानसभा सीटें भी बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय ऑनलाइन गेम को पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये हुआ है ड्रीम 11 को। अगर आपने एड्स वगैरह में भी देखा हो तो बहुत सारे एड्स इसके रिगार्डिंग आते रहते हैं। भारत में बढ़ते क्लबों की इकाई एवं स्टार्टअप्स के कारण ड्रीम 11 ऑनलाइन गेम को गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है। बात करें ड्रीम 11 की तो भारत का ऐसा प्रथम ऑनलाइन गेम है जिसे गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ। तो आप जैसे पता चल गया आपको कि ड्रीम 11 जो है एक ऑनलाइन गेम है, और जैसे इसके स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मेजरमेंट हुई है वो लगभग 1 बिलियन के ऊपर आई है, तो इसी कारण से इसको ये गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीआरपीएफ ने 54th वीर दिवस 54वां वीर दिवस कब मनाया। तो देखिए ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसने अपना 54वां वीर दिवस 9 अप्रैल को मनाया। देखिए बात करें अगर सीआरपीएफ की तो एक टुकड़ी जो थी इसकी मतलब ये क्यों मनाते हैं हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए 1965 में गुजरात के कच्छ के सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान की सेना को सीआरपीएफ ने हराया था और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सीआरपीएफ वीर दिवस मनाता है। बात करें अगर सीआरपीएफ की यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तो इसकी गठन जो हुआ था वो 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश
प्रदेश के नीमच में सम्राट प्रतिनिधि पुलिस के नाम से हुआ था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पड़ा, जो कि 1949 के सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा दिया गया था। देखिए तो अगर ये किसके लिए काम करती है, तो सीआरपीएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आप उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 1857 क्रांति के किस नेतृत्वकर्ता की 140वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए बनाई गई है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी की। हाल ही में बेगम हजरत महल की 140वीं पुण्य तिथि के मौके पर भारतीय दूतावास ने नेपाल में बेगम हजरत महल की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए तो बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बात करें अगर तो वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल में लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल काठमांडू चली गई और वहीं पर इनका 1879 में निधन हो गया। तो यहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र किस देश द्वारा जारी किया गया? तो देखिए ये जारी किया हुआ है इंग्लैंड द्वारा। हाल ही में इंग्लैंड ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मनमानी पर अंकुश लगाने यानी सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए व्हाइट पेपर जारी किया है। इसका नाम ऑनलाइन हार्म्स व्हाइट पेपर रखा गया है। तो बेसिकली आपको नाम ज़्यादा जरूरी फोकसली पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड द्वारा जो व्हाइट पेपर जारी किया गया था उसका नाम क्या है। तो ऑनलाइन हार्म्स इसका नाम है। श्वेत पत्र एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाइट पेपर किस लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्थान किसी विषय, मुद्दे अथवा समस्या पर अपनी जानकारी, सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवतेज हंदल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए वे अभिनेता थे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नवतेज हुंदल बॉलीवुड के अभिनेता थे। इन्होंने अभी हाल ही में अगर बात करें तो फिल्म उरी में भी इन्होंने अभिनय किया था। तो देखिए अगर आपने उरी देखी हो तो आपको यहाँ से ये पहचान पाएंगे आप इन्हें और आपको याद रखने में आसानी भी रहेगी। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है? तो देखिए जीता है लिंडेन ने। मलेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब चीनी खिलाड़ी लिंडेन ने अपने नाम किया। तो किस देश को बिलोंग करती है? चाइना को। यहाँ से ये भी सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए किया गया है श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास है। हाल ही में इसका आयोजन श्रीलंका के दियातलावा में 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच किया गया। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 मोरक्को और किस देश के बीच प्रारंभ हुआ? तो देखिए हुआ है अमेरिका के साथ। अफ्रीकन लॉयन मोरक्को और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। इसका आयोजन मोरक्को में किया जा रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार उज्ज्वला योजना के कितने प्रतिशत लाभार्थी मिट्टी के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं? तो देखिए 85% भी अभी रिपोर्ट में आया है। हाल ही में जब रिपोर्ट के अनुसार उज्ज्वला योजना के 85% लाभार्थी अभी भी मिट्टी के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 को लॉन्च हुई थी। इसका लक्ष्य 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना था। बाद में लक्ष्य को बढ़ाकर वर्ष 2021 तक किया गया, जिसमें 8 करोड़ कर दिया गया कनेक्शन के लिए। तो देखिए ये कोई बायस क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट ऐसे आपका करंट अफेयर रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो कोई भी इसको अदरवाइज ना ले। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग डेली करंट अफेयर सबसे पहले पा सकें। इसके अलावा जो भी डेली चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को थैंक्स, और प्लीज़ लाइक करना वीडियो ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है प्लीज़ एक शेयर भी किया करें और कमेंट करके आप क्वेश्चन के आंसर बताया भी करें। सो पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल।